सो हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो का डिस्कशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स थ्री मेन एक्टिविटीज और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। द फर्स्ट वन इज एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, पैसा अरेंज कहाँ से करना है। नेक्स्ट, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्ट कहाँ करना है। एंड थर्ड, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, कितना कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना उसे री इन्वेस्ट करना है। वो डिपेंड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस के ऊपर। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सर ये तीनों ही चीजें? Because to ensure the smooth working of the company, all the three steps are very important. So सीक्वेंस में है, सबसे पहले एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, नेक्स्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड थर्ड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। पैसा कहाँ से मिलेगा? इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और एट द एंड कितने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और कब करने हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजंस। और तीनों ही डिसीजंस को कंबाइंडली बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। तो पहले स्टेप को देखते हैं। फर्स्ट है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। वेल, एक्विजिशन मींस टेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस, जिसका मतलब होता है कि कितना पैसा रेस करना है और कहाँ से रेस करना है। वेदर हमें डेट के थ्रू रेस करना चाहिए या इक्विटी के थ्रू रेस करना चाहिए। सर डेट क्या होता है? डेट मीन्स आप बैंक लोन ले सकते हैं, डेट मीन्स आप कोई अदर सोर्स ऑफ बोरिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर आप इक्विटी का रूट अडॉप्ट कर सकते हैं एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस के लिए। जैसे कि आप इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स को यूज कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनल सेविंग्स को भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेथड्स होते हैं टू गो फॉर डेट और इक्विटी। तो क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है कि डेट लेना चाहिए या इक्विटी? सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। मैं आपको बता दूं कि डेट जो है वो कम कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। नेक्स्ट फैक्टर होता है रिस्क, और बहुत बड़ा फैक्टर है। डेट कॉस्टली कम होता है बट रिस्की ज़्यादा होता है, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस हमें होती हैं और हमें डिसाइड करना चाहिए एज अ कंपनी कि हमें क्या करना चाहिए। थर्ड फैक्टर आता है कैश फ्लो पोजीशन। अगर अच्छे कैश फ्लो अवेलेबल हैं तो हम डेट को अडॉप्ट करते हैं। कंट्रोल कंसिडरेशन, जब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करना चाहते तो फिर हम डेट का सहारा लेते हैं, अदरवाइज हम इक्विटी का अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट है जो इक्विटी को इशू करने पर आती है, जैसे कि ब्रोकरेज कमीशन, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशूइंग एक्सपेंसेस। और इक्विटी रेस करने से पहले ये फ्लोटेशन कॉस्ट का एस्टिमेशन जरूर करना चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट फैक्टर आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टॉक मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है? क्या बूम पीरियड चल रहा है, रिसेशन पीरियड चल रहा है, या डिप्रेशन पीरियड चल रहा है? अगर तो बूम पीरियड है तो इक्विटी इजीली अवेलेबल होगा, बट अगर रिसेशन का पीरियड है तो फिर वहां पे डेट को प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज इक्विटी रेस करना वहां पे पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है? इट मींस टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसे कैपिटल बजटिंग कहा जाता है, और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है तो उसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोला जाता है। बिजनेस स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में हम जनरली कैपिटल बजटिंग यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करते हैं, और ये होते हैं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में। फिक्स्ड एसेट्स में कितना अमाउंट जो हमने रेस किया है वो इन्वेस्ट करना है, वो डिपेंड करता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस पर। वहीं अगर करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है वो डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा। पहला होता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जल्दी से जल्दी हमें रिटर्न आना शुरू हो, यानी कि कैश फ्लो हम अर्न करना शुरू करें। सो अगर किसी प्रोजेक्ट में कैश फ्लोज अच्छे हैं तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो हम कंसीडर करते हैं कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले, वो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने परसेंट रिटर्न, सुना होगा आपने, कितना हम अर्न करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एफडी में 8% का रिटर्न मिलता था,
किसी टाइम पे, आज 6% मिलता है। स्टॉक मार्केट में किसी टाइम पे बहुत लॉसेस हुआ करते थे, बट आज जो मेंबर्स अर्न कर रहे हैं वो 15 to 20% इजीली अर्न भी कर लेते हैं। सो डिपेंड करता है हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कैश फ्लो बहुत अच्छे हैं किसी प्रोजेक्ट के, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है किसी प्रोजेक्ट की, बट वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सुटेबल सिर्फ जापानीज एनवायरनमेंट के लिए है। तो क्या इंडिया में मैं उसको कंसीडर करूंगा आरओआई को और कैश फ्लो को इस तरीके के प्रोजेक्ट की? ऑब्वियसली नॉट। एंड लास्टली दे आर इरिवर्सिबल डिसीजंस। कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, तीनों को कंबाइन करके देखना, सेपरेटली मत देखना, बिकॉज दे आर इरिवर्सिबल डिसीजंस, दे आर कैन नॉट बी चेंज्ड बेसिकली। नेक्स्ट स्टेप आता है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। जो अर्निंग हमने करी है वो इन्वेस्ट कहाँ करना है, इट मींस बेसिकली डिविडेंड डिसीजन। रिटेन अर्निंग हमें रखनी कितनी है और कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी कंपनी के लिए। और इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला अर्निंग, और नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। कितना आप अर्न कर रहे हैं और क्या जो अर्न कर रहे हैं वो स्टेबल अर्निंग्स हैं या नहीं है। अगर तो स्टेबल अर्निंग्स हैं तो हम ज़्यादा डिविडेंड देंगे, अदरवाइज हम री इन्वेस्टमेंट और रिटेन्ड अर्निंग का ऑप्शन प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो पोजीशन कैसी है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। बेसिकली आई मीन टू से कि हमारी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट प्लान है या नहीं है। अगर तो इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छे हैं तो हम डिविडेंड कम बांट के उसे री इन्वेस्ट करेंगे। और अगर हमारी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं है फ्यूचर के लिए, जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत कंपनीज के पास काम नहीं था तो उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट फैक्टर आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। नाउ आई वांट टू नो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग में क्या डिफरेंस है, कमेंट करके बताइए, अदरवाइज फिर मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी। अगर एक कंपनी ने एक साल डिविडेंड दिया और अगले साल नहीं दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उस कंपनी को और उसकी रेप्यूटेशन गिरेगी और शेयर प्राइस भी गिरेगा। सो प्लीज़ इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो ज़रूर आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट होता है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे किसी कंट्री में टैक्स बहुत ज़्यादा हाई है तो वो कंट्री डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करती, वो री इन्वेस्ट करती रहती है और शेयर प्राइस हाई होता रहता है। और अगर किसी को सच में अर्निंग करनी है तो फिर वो शेयर सेलिंग के थ्रू अर्निंग करते हैं, ना कि डिविडेंड्स के थ्रू। ठीक है। उसके बाद आता है लीगल रिस्ट्रिक्शंस। हर नेशन अपने कुछ एक्ट्स के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस लगाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, जैसे कि इंडिया में सेबी एक्ट और कंपनीज एक्ट इंश्योर करते हैं कि डिविडेंड बांटते वक्त कंपनी की अच्छी लिक्विडिटी पोजीशन होनी चाहिए, अदरवाइज उन्हें अलाउ नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। आप जानते हैं क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब लोन ज़्यादा लेती है कोई कंपनी तो वो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बिकॉज बैंक पुट सम कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दोज डिविडेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने पे। देखो हमेशा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने पे पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, इट इज नॉट द केस। कई इन्वेस्टर सोचते हैं कि डिविडेंड ज्यादा बांट रही है, अच्छा इसका मतलब कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ही नहीं है, तभी तो वो बांट रही है। और कई इन्वेस्टर्स सोचते हैं, जो ओल्ड एज इन्वेस्टर्स हैं, रिटायर्ड पर्सनस हैं, वो कहते हैं कि रेगुलर डिविडेंड आ रहा है और हमारे को इस एज में एक रेगुलर अर्निंग चाहिए, तो लेट्स नॉट वेस्ट दैट मनी और हम डिविडेंड के फॉर्म में उसे अर्न करना पसंद करेंगे। सो ये था आज का वीडियो। हमने देखा 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस, और जो भी कंपनी ये तीनों सेक्टर्स में अच्छा काम करती है, दे एंश्योर अ बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनीज। और आज बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो डिस्कशन करती रहती हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो का डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप